शहनाज और अल्ताफ़ अकबर ने नीचे झांककर हैरानी और तशवीश से मुझे देखा। मेरे दोस्त, ये तुम क्या कर रहे हो? खुदा के लिए ऊपर आ जाओ, तुम जिंदा नहीं बचोगे। हेलीकॉप्टर के पंखे चलने लगे, जिसकी वजह से ज़बरदस्त शोर और तेज़ हवा के बगोले उठने लगे थे। मैं मुंह ऊपर करके बोला, लेफ्टिनेंट अल्ताफ़ अकबर, मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। मेरे सामने एक अहम मिशन है। खुदा हाफिज़। यह कहकर मैं दौड़कर हेलीकॉप्टर से दूर हो गया। कुछ हैरान और परेशान चेहरे हेलीकॉप्टर की गोल खिड़कियों से मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने स्टीन गन का पूरा ब्रस्ट मारकर सामने वाली दीवार पर लगी सर्च लाइट उड़ा दी तो गुप अंधेरा हो गया। मैं नहीं चाहता था कि हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए दुश्मन का कोई सिपाही दूर से भी देख सके। हेलीकॉप्टर हेलीपैड से बुलंद होने लगा। मुझे मालूम था कि सजावल खान ने क्या कहा होगा। इसने गुस्से में कहा होगा, यह सिविलियन एकदम जंगली है, इसकी खातर हम अपनी पार्टी के जवान कुर्बान नहीं कर सकते, और इसने स्टेक खींच दी होगी। हेलीकॉप्टर एक ज़बरदस्त गड़गड़ाहट के साथ हवा के बगोले उड़ाता अंधेरे में आसमान की तरफ बुलंद होता चला गया। फिर इसने एक ख़ास बुलंदी पर पहुंचकर एक तरफ को झुकोला सा लिया और देखते ही देखते दरख्तों के ऊपर अंधेरी रात में गायब हो गया। सजावल खान वाकई एक माहिर पायलट था। वो हेलीकॉप्टर को नीची परवाज के साथ ले गया था ताकि वो दुश्मन के रडार की जद में आने से बच सके। रडार में देखा जाने से वो पकड़ा जा सकता था, क्योंकि जिस हेलीकॉप्टर से वो उड़ा था सुबह वहाँ भारतीय फौजियों की एक हिंदू कैप्टन समेत लाश मिलने वाली थी। मैं अंधेरे से निकलकर इस जगह आया जहाँ हिंदू सिपाहियों के करीब हिंदू ऑफिसर की भी लाश पड़ी थी। इसमें अभी जान थी। वो वाकई कैप्टन था। वो रेंग कर वायरलेस रूम की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। मैंने रिवॉल्वर का रुख इसके सर की तरफ करके फायर कर दिया। एक धमाका हुआ और हिंदू ऑफिसर हमेशा के लिए ठंडा हो गया। अब वहां मेरा कोई काम नहीं था। चनाचा मैं वापस खान साहब की वीरान कोठी की तरफ भागा। मेरी जीप पोर्ज में खड़ी थी। दूरबीन सजावल अपने साथ ही ले गया था। मैंने कोठी की छत पर चढ़कर सूरत हाल का जायजा लिया कि फायरिंग की आवाज़ का कोई रद्दअमल तो नहीं हुआ या आसपास से कोई फोर्स तो नहीं आ गई, मगर चारों तरफ सन्नाटा था। सर्च लाइट उड़ जाने से दूसरे हेलीकॉप्टर का मुझे एक धुंधला सा खाका ही नज़र आ रहा था। मुझे अब वहाँ से दिन निकलने से पहले पहले निकल जाना था, क्योंकि सुबह नई गार्ड के आते ही कोहराम मचने वाला था और इंडियन मिलिट्री पुलिस ने इर्द गिर्द के सारे इलाके को घेरे में ले लेना था। मुझे इस बात का बेहद सुकून था कि मैंने शहनाज को एक जांबाज और तजर्बाकार पाक फौज के जवान के हवाले किया है, जो इसे अपने दूसरे साथियों के हमरा जान पर खेल कर भी दुश्मन की सरहदों से निकाल ले जाएगा। अब मैं अपने नए मिशन की तकमील के लिए बिल्कुल आज़ाद था। मैंने घड़ी देखी। रात के 2:30 बज रहे थे। मैंने पहला काम ये किया, जीप से एमुनिशन निकाल कर स्टीन गन लोड की, रिवॉल्वर में नई गोलियां डाली, फिर शेप बनाए, गुस्ल किया, दांत साफ किए, दरबारा सिंह भारतीय हवलदार की वर्दी साफ करके जेब तन की, सर पर टोपी जमाई, किचन में जाकर चाय का एक मग बनाया और बिस्किट के साथ चाय की चुस्कियां लेने लगा। अचानक मुझे शहनाज याद आ गई। कुछ देर पहले वो इसी किचन में मौजूद थी और सबके लिए चाय तैयार कर रही थी। मेरी आंखों में इसकी उदास उदास शक्ल घूम गई। मुझे बहुत खुशी थी कि वो महफूज हाथों में है और लोग इसे पाकिस्तान में इसके रिश्तेदारों के पास पहुंचा देंगे। चाय पीने के बाद मैंने मोमबत्ती की रोशनी में मुक्ति पाने वाली हिंदू ऑफिसर की डायरी निकालकर बीच में से खुफिया तहरीर एक बार फिर पढ़ी और मेरा खून खोल उठा। इसमें कोई शक नहीं कि एक ख़ास सियासी चाल और ख़तरनाक साजिशी मंसूबे की मदद से दुश्मन ने भाई को भाई के खून का प्यासा बनाकर मशरक़ी पाकिस्तान को काट कर अलग कर दिया था, और अब इस खुफिया तहरीर में दूसरे मंसूबे की तरफ इशारा किया गया था, जिस पर अमल पैरा होकर दुश्मन एक और घिनौनी साजिश से मगरबी पाकिस्तान को भी ख़त्म करने का नापाक अज़म किए हुए था। मैंने नोटबुक जेब में रख ली और एक वलवले के साथ पुरुष में आकर जेब में बैठ गया। मेरे वहाँ से फ़रार होने का वक़्त आ गया था। मैंने अल्लाह का नाम लेकर जीप स्टार्ट की और इसे कोठी के गेट से निकालकर शहर की तरफ ले जाने वाली सड़क पर डाल दिया। मेरा टारगेट 8वीं मरहटा रेजिमेंट का कर्नल गुप्ता सारथी था, लेकिन मैं आधा दिन किसी महफूज जगह पर गुजारने के बाद इसकी तलाश में निकलना चाहता था। चिटागांग से रंगामती की तरफ एक खूबसूरत सड़क जाती थी। रंगामती तक जाने के लिए तो चिटागांग हिल ट्रैक्स के घने जंगलों में से होकर गुजरना पड़ता था और ये काफ़ी तवील सफ़र था।
लेकिन चिटागांग शहर से जहाँ से रंगामती को सड़क निकलती है वो शहर का खूबसूरत इलाका है और सतह मरतफा और सब्ज़ो गुल के एतबार से हमारे शहर एबटाबाद से बहुत कुछ मिलता जुलता है। लेकिन चिटागांग की आबो हवा गर्म मरतूब है। यहाँ शहर का सबसे साफ़ सुथरा ज़रा फैशनेबल इलाका है, जहाँ अंग्रेज़ी टाइप के कुछ रेस्तोरां और कॉफ़ी हाउस भी हुआ करते थे। मेरी जीप का रुख इसी इलाके की तरफ था। किसी हद तक कॉस्मोपॉलिटन इलाका होने की वजह से यहाँ मैं दिन का निसफ हिस्सा महफूज रह कर गुजार सकता था। इस इलाके में भी आकर देखा कि कई दुकानें टूटी पड़ी थीं। सड़कें भी यूं उखड़ी हुई थी जैसे वहाँ टैंक जलते फिरते रहे हों। एक बुलंद इमारत की तीसरी मंजिल में गहरा शगाफ अंधेरे में मुंह फाड़े हुए था। वहाँ तोप का गोला लगा हो। सड़कें सुनसान पड़ी थीं। कहीं कहीं इंडियन फौज का कोई सिपाही गश्त करता मिल जाता और इंडियन जीप को देखकर अटेंशन हो जाता। मैंने चिटागांग की बंदरगाह और पतंगा एयरपोर्ट के इलाके से दांस्ता कतरा कर निकल गया और इस खूबसूरत सड़क पर आ गया जो रंगामती की तरफ जाती थी। ये सड़क सागवान के दरख्तों से घिरी हुई थी और इधर से रात के पिछले पहर खुशबूदार ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। फितरत अपनी सहर तराजियों के साथ हमेशा शगुफ्तो जवान रहती है। जंग के धमाके हों या अमन का सुकून, इसका सूरज आबोताब के साथ तलू होता है और नसीम सहरी के अतर बेज झोंके इस रनाई के साथ अटखेलियाँ करते हैं। हमें कुदरत से सबक हासिल करना चाहिए। मैंने जीप सड़क से उतार कर दरख्तों के पीछे एक जगह खड़ी कर दी। मुझे दिन निकलने का इंतज़ार था। वक़्त रिंग रिंग कर गुजरता महसूस हो रहा था। मैं भारतीय इंटेलिजेंस के पाकिस्तान दुश्मन मिशन के बारे में सोच रहा था। इस खुफिया मिशन की नोयत क्या है? क्या यह मगरबी पाकिस्तान में सूबों की अलहदगी के सिलसिले में कोई नापाक मुहिम होगी? क्या भारत कोई ऐसा खुफिया हथियार बना रहा है जिसकी मदद से वो पाकिस्तान पर हमला करके इसे ख़त्म कर देना चाहता है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन डायरी की खुफिया तहरीर बता रही थी कि यह कोई बहुत ही ख़तरनाक किस्म की मुहिम है। भारतीय हुकूमत अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस की मदद से इस मंसूबे पर अमल शुरू कर चुकी है। एक सवाल बार बार मेरे दिमाग में बेदार हो रहा था कि जब कर्नल गुप्ता साथी मुझसे ढाका हाई कमांड की खुफिया मिलिट्री फाइल के बारे में इस्तफसार करेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? मुक्ति बानी वाले असली जासूस की जेब में से इस किस्म की कोई फाइल नहीं मिली थी। इसका मतलब था कि वो फाइल अपने साथ नहीं लाया था, या हो सकता है कि वो फाइल हासिल करने के लिए ढाका जा रहा हो। बहरहाल मैंने एक जवाब जहन में तैयार कर लिया। दिन की रोशनी हुई तो मैं जीप लेकर बड़े बाजार में आ गया। यहाँ नुक्कड़ पर एक अंग्रेज़ी तर्ज का होटल था। मैंने इस होटल में कहकर एक बेडरूम वाला कमरा किराए पर ले लिया कि मैं ढाका से यहाँ एक ज़रूरी फ़ौजी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आया हूँ और आज़ादी के साथ होटल में रहना चाहता हूँ। मेरे पास सामान वगैरह कुछ नहीं था। वहाँ एक स्टोर से मैंने ब्रीफकेस ज़रूर खरीद कर साथ रख लिया था। इस ब्रीफकेस में मैंने मुक्ति बाहिनी के खुफिया ऑफिसर वाली डायरी और कुछ सफ़ेद कागजात और कलम भी रख लिया था। दिन के 9 बजे तक मैं होटल के कमरे में ही रहा। वहीं मैंने नाश्ता किया, फिर जीप लेकर भारतीय फ़ौज के ईस्टर्न कमांड की तरफ रवाना हो गया। यह ऑफिस एक बहुत बड़ी इमारत में था। यहाँ एक लांस नायक से मैंने 8वीं मरहटा रेजिमेंट के हेडक्वार्टर का एड्रेस लिया और उसे बताया कि खुलना सेक्टर से आ रहा हूँ। 8वीं मरहटा रेजिमेंट का कमांड ऑफिस बंदरगाह के अकब में एक पुरानी विक्टोरिया तर्ज की इमारत में था। मैंने गार्ड रूम में रिपोर्ट की और कहा कि मुझे कर्नल गुप्ता साथी से मिलना है। मैं इसके लिए हाई कमांड का एक अहम पैगाम लाया हूँ। ऑफिसर ने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या है। क्या कर्नल सारथी आप ऑफिस में हैं? मैंने पूछा। वो अभी अभी ऑफिस आए हैं, मगर वो सुबह के वक्त किसी से नहीं मिला करते। कर्नल साहब से कह दें कि हवलदार नारोमनी नाका से आया है, मैंने कहा। गार्ड ऑफिसर ने फ़ौरन फ़ोन पर नंबर मिलाया और कर्नल सारथी को मेरा नाम बताकर कहा कि मैं इसे अभी मिलने का ख्वाहिशमंद हूँ। दूसरी तरफ से कर्नल गुप्ता सारथी ने न जाने क्या किया कि गार्ड ऑफिसर ने एकदम से कहा, ओके सर, ओके सर। रिसीवर रख कर गार्ड ऑफिसर फ़ौरन उठा खड़ा हुआ और बोला, सर मेरे साथ चलें, कर्नल साहब ने आपको इसी वक्त बुलाया है। मैं ज़ेरे लब मुस्कुराता हुआ गार्ड ऑफिसर के साथ कर्नल सारथी के ऑफिस की तरफ चल दिया। कर्नल सारथी अपनी फ़ौजी तर्ज पर सजे हुए ऑफिस में सब्ज़ फाइल खोले बैठा इस पर कुछ लिख रहा था। वो सांवले रंग का चौड़े शानों वाला मरहटा था जिसकी उम्र 40 के करीब होगी।
आंखों पर सुनहरे फ्रेम वाली ऐनक थी और वो फुल वर्दी में था। मैंने अंदर कदम रखते ही सल्यूट मारा और कहा, हवलदार नारोमनी हाजिर है सर। कर्नल गुप्ता ने चेहरा ऊपर उठाए बगैर गार्ड ऑफिसर से वापस चले जाने को कहा और दोबारा फाइल पर कुछ लिखने में मसरूफ हो गया। जब गार्ड ऑफिसर कमरे से बाहर चला गया तो कर्नल गुप्ता ने फाइल बंद करके चश्मा उतार कर मुझे गौर से देखा और बैठने का इशारा किया। फिर उठकर खिड़की के आगे पर्दा खींच दिया, जेब से काले रंग का सिगार निकाल कर सुलगाया, मेरे पीछे खड़े होकर बोला, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? मैं समझ गया किसी किस्म की बात शुरू करने से पहले कर्नल गुप्ता सारथी इत्मीनान कर लेना चाहता था। मैं भी पूरी तरह तैयार होकर आया था, इसलिए बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ पुरएतमाद जासूसों की तरह कहा, मेरा पूरा नाम पाइम आयल नारोमनी है। कर्नल गुप्ता ने कोई जवाब न दिया। खामोशी से बावकार अंदाज में वापस कुर्सी पर बैठ गया, सिगार का कश लगाया, फिर दरवाज़ा खोलकर इसके अंदर से बिल्कुल इसी किस्म की एक डायरी निकाली, जैसे डायरी मेरे पास थी और जिसके अंदर खुफिया अंग्रेज़ी तहरीर थी। इस डायरी को भी ताला लगा हुआ था। डायरी को इसने मेज़ पर अपने सामने रख लिया और मेरी तरफ देखकर बोला, क्या तुम्हारे पास ऐसी डायरी है? मैंने ब्रीफ केस में से डायरी निकाल कर इसके सामने रख दी। इसने डायरी के पेज के सफ़ात खोलकर अंग्रेज़ी की खुफिया तहरीर पढ़ी और इसे बंद करके मुझे वापस दे दिया और मुझसे पहली बार हाथ मिलाकर वो ज़रा सा मुस्कुराया। हवलदार नारोमनी, तुमसे मिलकर खुशी हुई। आज से यही तुम्हारा नाम होगा। इसने घंटी बजाकर अर्दली को काफ़ी लाने के लिए कहा। अर्दली चला गया तो कर्नल खामोशी से सिगार पीते हुए फाइल पर कुछ लिखने लगा। जब तक कॉफ़ी आई इसने मुझसे कोई बात नहीं की। बड़ा तजर्बाकार और गहरा आदमी था। मैं भी बेताबी का इजहार नहीं कर रहा था। कॉफ़ी पीते हुए वो चिटागांग के खुशगवार मौसम की बातें करता रहा। इसने मुझे भी सिगार पेश किया, जिसे मैंने शुक्रिया के साथ कबूल कर लिया। सिगार तृष्णा पुली का था और बेहद खुशबूदार था। मेरा ख्याल है हमें कुछ देर के लिए खुली हवा में चलकर टहलना चाहिए, कर्नल ने कहा। क्यों नहीं, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। हम ऑफिस से निकलकर पिछवाड़े के वीरान बाग में पहुंच गए। यहाँ सुनहरी धूप नारियल और संबल के दरख्तों में से छन छन कर आ रही थी। हमारे इर्द गिर्द दूर दूर तक कोई जी रोड नहीं था। कर्नल गुप्ता ने दरख्तों और फूलों की बातें करते करते अचानक सवाल कर दिया, ढाका में पाकिस्तानी हाई कमांड से मिलिट्री इंटेलिजेंस की फाइल लाए हो? पाकिस्तानी कमांड के तमाम ऑफिस सील कर दिए गए हैं और वहाँ जाट रेजिमेंट का कब्जा है। आपसे यही मशवरा करने आया हूँ। हमारे जाट रेजिमेंट के कमांडर ने पाकिस्तानी रिकॉर्ड सील करने में बड़ी तेज़ी दिखाई है। वैसे सीक्रेट ऑपरेशन का मतलबा फाइल रिकॉर्ड रूम से चुरा कर ला सकता हूँ। कर्नल रुक गया, फिर सिगार का गहरा कश लगाकर धुआं आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते हुए बोला, हमारी फ़ौज को यकीन नहीं था कि पाकिस्तानी फ़ौज हथियार डाल देगी। जाट रेजिमेंट ने घबराहट में ऐसा किया है। खैर कोई बात नहीं, मैं अपने ज़राए से वो फाइल मंगवा लूँगा। तुम्हें एक दूसरे मिशन पर जाना होगा। ये बताओ कि यहाँ तुम किसी जगह ठहरे हुए हो? मैंने अय्यार जासूस का किरदार अदा करते हुए कहा। सॉरी कर्नल गुप्ता, मुझे ये बताने की इजाज़त नहीं। मैं कर्नल पर ज़्यादा से ज़्यादा असर डालना चाहता था। कर्नल गुप्ता ज़ेरे लब मुस्कुराया। वेरी गुड नारोमनी, मेरी बात गौर से सुनो। इस पाम आयल नारोमनी मिशन पर टॉप सीक्रेट ऑफिसरों का पूरा एक ग्रोह काम कर रहा है, लेकिन कोई भी एक दूसरे की शक्ल और मूरत और ओहदे से वाकिफ़ नहीं है। मेरे अलावा सबके नंबर हैं। मुझे तुम्हारा नाम खुद तजवीज़ करने की इसलिए इजाज़त थी कि तुम इस खुफिया मनसूबे में कलीदी हैसियत रखते हो। मेरी खुफिया इतलात के मुताबिक तुम्हें इसलिए चुना गया है कि तुम इंतहाई बाइतमाद, जांबाज और तजर्बाकार जासूस हो। मैंने सिगार का कश लेकर कर्नल का शुक्रिया अदा किया और दिल में खुदा का शुक्रिया अदा किया कि इस मंसूबे में कलीदी हैसियत के बायस मुझे काम करने में बड़ी मदद मिलेगी। कर्नल गुप्ता कह रहा था, तुम्हारा नाम नारोमनी ही होगा, मगर तुम कर्नल की वर्दी में यहाँ से बाहर जाओगे। तुम 7वीं हरियाणा रेजिमेंट के कर्नल नारोमनी होगे। तुम्हें खुफिया कोड नंबर दिया जाएगा। ये खुफिया नंबर खुलजा सिम की हैसियत रखता है। इस खुफिया नंबर में क्या तिस्म छुपा हुआ होगा ये तुम्हें अपने आप मालूम हो जाएगा। इस वक्त तुम वापस अपनी क़यामगाह पर जाओ और 4 बजे मेरे बंगले पर आकर मुलाकात करना। ये मेरे बंगले का एड्रेस है। कर्नल ने बटुए से एक सफ़ेद विजिटिंग कार्ड निकाल कर मुझे दिया और मुसाफा किए बगैर ही अपने ऑफिस में घुस गया। मैं बाकी रोश पर अकेला रह गया।
मैं जीप में सवार होकर वापस अपने होटल में आ गया। मैं इस खुफिया मगर बेहद खतरनाक मिशन में दाखिल हो चुका था। अब ज़रा सी बेएहतियाती ना सिर्फ मेरा बांडा फोड़ देती, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ नापाक अज़ाइम रखने वाली ताकतों को खुलकर खेलने का मौका भी मिल सकता था। इस वक्त मेरे अलावा किसी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी को इस मंसूबे का इल्म नहीं था, चनाचा मैं फूंक फूंक कर कदम उठाने का अज़म किए हुए था। तीसरे पहर मैं कर्नल गुप्ता के बंगले में पहुंच गया। ये बंगला किसी गैर बंगाली ताजर का था जिस पर भारतीय फौज ने कब्जा कर रखा था। कर्नल अपने बेडरूम में मेरा इंतज़ार कर रहा था। नौकर मुझे इसके पास ले गया। इसने शाम तक मुझे अपने पास रखा। इस दौरान मैंने बड़े मोहतात अंदाज में पाम ऑयल नारोमनी मिशन की तफसीलात खरीदने की कोशिश की, मगर कर्नल ने इस ज़मन में बात करने से ग्रेज़ किया, बल्कि मुझे तनबीह की कि बिला ज़रूरत सीक्रेट मिशन के बारे में कोई लफ्ज़ ज़बान पर ना लाऊं। वो मेरे साथ ताश खेलता रहा। हमने शाम की चाय इकट्ठे पी। जब रात हो गई तो खाने के बाद इसने नौकर को रुखसत कर दिया और मुझे अलमारी से कर्नल की वर्दी निकाल कर दी और कहा, इसे पहन लो। मेरे कर्नल रैंक के तमाम ज़रूरी कागजात इसने तैयार कर रखे थे। शनाख्ती कार्ड पर मेरी तस्वीर चिस्पान नहीं की गई थी। तस्वीर की जगह पर नंबर B69 दर्ज था। इस नंबर पर उंगली रखते हुए कर्नल गुप्ता ने कहा, यह वो नंबर है जो तुम्हारे लिए तिलस्माती काम करेगा। इस वक्त तुम 7वीं हरियाणा रेजिमेंट के कर्नल हो। तुम यहाँ से सीधे पतंगा एयरपोर्ट जाओगे। वहाँ इंडियन आर्मी का एक जहाज़ तैयार खड़ा होगा। वो तुम्हें लेकर कोलकाता पहुँचेगा। वहाँ तुम्हें दूसरी फ़्लाइट मिलेगी जो दिल्ली पहुँचा देगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक आदमी मिलेगा जिसका नंबर 15-15-20 होगा। तुम्हें आगे क्या करना होगा ये तुम्हें वहाँ 15-15-20 नंबर वाला आदमी बताएगा। अब तुम जा सकते हो। ये एक कागज़ का पुर्जा है। इस कागज़ पर मेरी फ्रिक्वेंसी दर्ज है। कोड तुमको मालूम हो जाएगा। ज़रूरत के वक्त तुम मुझसे इस फ्रिक्वेंसी पर कोड ज़बान में बात कर सकते हो। इसने कागज़ मुझे थमा दिया। कर्नल के बंगले से निकलकर मैं अपनी जीप में पतंगा एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया। मैं इंडियन आर्मी के कर्नल की वर्दी में था। एयरपोर्ट पर मैंने जीप पार्किंग में खड़ी कर दी। एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला भारतीय लांस नायक एक तरफ से निकलकर मेरे सामने आ गया। ज़ोरदार सल्यूट मारकर बोला, सर फ्लाइट बिल्कुल तैयार है।